हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बोर्डशाला। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? बोर्ड की तैयारी चल रही है? कैसी चल रही है? यहाँ तैयारी को लॉकडाउन लग गए? अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ठीक है। जब भी टाइम मिले 1 घंटा 2 घंटा हमेशा पढ़ना ज़रूरी है। ज़िंदगी में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ाना 1 घंटा पढ़ते हैं वो भी अच्छी बात है, आप रोज़ाना 2 घंटे पढ़ते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप रोज़ाना नहीं पढ़ते ये गलत बात है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चाहे आप 1 घंटा पढ़े, चाहे 2 घंटा पढ़े, जितनी आपकी कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ कीजिए, ठीक है। अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटा पढ़ो, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बोल रहा हूँ, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो रोज़ 1 घंटा पढ़ो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करो 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 दिन पढ़ते जाओ 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, फिर 2 घंटा करो अपनी डेली, ठीक है। डेली पीरियड को 2 घंटा करो, फिर 3 घंटा करो। ऐसे ऐसे अपनी कैपेसिटी को क्या करो, मैक्सिमाइज तक ले जाओ। आपकी कैपेसिटी बहुत है, आप में पोटेंशियल बहुत है, बस ज़रूरत है उसको बाहर निकालने की, ठीक है। और बाकी ज़रूरत है थोड़ी सी गाइडलाइन की, ठीक है। तो बोर्ड मटेरियल तो मैं यहाँ पे आपका पूरा पक्का करवा दूंगा, ठीक है। आप अपना पोटेंशियल रखिए, मैं आपका मटेरियल रखता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 2, हेडिंग डाल दीजिए अपनी, चैप्टर नंबर 2 एसिड कॉमा बेस एंड सॉल्ट। इन 3 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 2 पार्ट मैंने अपलोड किए, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, आप देख सकते हैं। और तीसरे वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस करवाए हैं एनसीईआरटी के, जो पीछे दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहता है कि हम क्या करें, चैप्टर सॉल्व करवाएं, चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़ाएं, उसको सॉल्व करवाएं, और हो सके तो प्रीवियस ईयर तक, ठीक है। तो ये हमारे 3 टारगेट रहते हैं जिसे हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप वीडियो देखें। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस क्या होता है? एसिड बेस ये होता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है और बेस का टेस्ट कैसा होता है, ये आपको दोनों देखने। बेस का टेस्ट होता है बिटर, तो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। और ये जो आपका ये जो एसिड होता है इसका जो आपका टेस्ट होता है वो होता है सॉर, ठीक है। तो एक ठीक है, तो ये आपका एक सॉर होता है, एक होता है बिटर। तो ये होता है इसका जो टेस्ट की जब मैं बात करूँ, ठीक है, टेस्ट। आप फिजिकल किसी लिक्विड को देख के कैसे जज करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो आप फिजिकली आपको यदि टेस्ट सॉर मतलब हिंदी में बोले तो खट्टा, और बिटर मतलब कड़वा, ठीक है। सॉर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा। तो ये तो इसके टेस्ट हो गए। अब क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इन चीज़ों को डिस्कस करने की, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने हाउस होल्ड का। आपके घर में किसी वजह से आप फूड का कंजम्पशन, किसी वजह से आपके फूड, मान लो कि आप फूड का कंजम्पशन करते हो और आपके फूड के कंजम्पशन की वजह से आपके स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है, आपका पेट खराब हो जाता है और आपको लगता है कि यार मुझे एसिडिटी हो गई। या आपके घर में किसी मेंबर को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी सबको होती है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें तो बहुत समस्या होती है एसिडिटी की, ठीक है। तो एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी हो गई तो आप क्या करते हो, कुछ न कुछ इसके रेमेडी ढूंढते हो। अब रेमेडी क्या है, ये आप अपने घर में अपने देखा होगा कि इसका रेमेडी क्या है। आप इसको यूज करते हो लेकिन आपको नहीं पता होता कि ये क्यों होता है, इसका रेमेडी ये ही क्यों है, ठीक है। तो एसिडिटी हो गई। अब ये एसिडिटी क्यों होती है, फूड कंजप्शन की वजह से। कुछ ज़्यादा एसिड हो गया आपके शरीर में तो आप में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। अब आप उसमें रेमेडी यूज़ करते हो। कोई आपका घर का मेंबर बोलता है अरे एसिडिटी हो गई, नींबू पानी पी लो, लेमन जूस, ठीक है। तो आप तो पी लेते हो क्योंकि आपको एसिडिटी नहीं होती, फिर भी आप बोलते हो कि यार एसिडिटी होगी यार मम्मा, थोड़ा लेमन जूस दिला दीजिए, ठीक है, थोड़ी एसिडिटी कम हो जाए। आप मार्केट में दौड़ते हो, इनो लेके आते हो, देखा ना इनो,
ये भी आप क्या करते हो, जब एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो, इनो पीते हो, ठीक है। बेकिंग सोडा ये भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप अपने घरेलू उपयोग में, डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या होता है जब ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जब एसिडिटी होती है तो ये चीज़ें खाने से क्यों एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम घर से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को घर में जो रखी है उनको ऑब्जर्व करो और पता लगाओ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो मैंने बताया कि एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, और बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप क्या करते हो, लेमन जूस पीते हो, जब एसिडिटी हो जाती है तो लेमन जूस का क्या करते हो, आप यूज़ करते हो। लेमन जूस क्या होता है, अब लेमन जूस का यूज़ करते हैं नहीं करते हैं ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन लेमन जूस आपके घर में होता ज़रूर है, आप बनाते हो, ठीक है। तो लेमन जूस का जो पीएच होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 होता है। मीन्स ये क्या हुआ, एसिड इन नेचर। मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा इसकी पीएच टेबल में वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे कि आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उनका क्या रहता है पीएच, ठीक है। लेमन जूस, दूध, दही, ठीक है, जो भी है उनका क्या रहता है पीएच, वो अपन वहाँ पे पीएच टेबल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिए कि लेमन जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, 2 होता है, और एसिडिक इन नेचर होता है। ये तो सबको पता है कि एसिडिक इन नेचर होता है, खट्टा होता है। लेमन जूस क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टा है मतलब एसिड है, खट्टा है वो एसिड है, कड़वा है वो बेस है, ठीक है। तो बिटर इन टेस्ट, बी से डी, बिटर इन टेस्ट, बेस बिटर, बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। लेमन जूस हो गया। एक आप यूज़ करते हो घर में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ इसका दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इसको भी अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं घर में, जब भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, और खाने में भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। एक आपका होता है विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है, आपको हिंदी में बता दूं, विनेगर का नाम होता है सिरका, सिरका। और विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, विनेगर का फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड। ये क्या होता है, एक तरह से एसिड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। केमिकल नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके घर में जनरली आपने इसको नोटिस किया होगा डे टू डे लाइफ में, ठीक है। जूस तो सबने यूज़ किया है, बेकिंग सोडा भी खाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सिरका का भी आपने यूज़ किया होगा, आपने घर में इनो यूज़ किया होगा। ये मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बेस और एसिड को समझने के लिए आपके घर के इन्वायरमेंट में जो आसपास की चीज़ें हैं उनको नोटिस कीजिए, उनको नोटिस करो, फिर अपन जाएंगे डीप में कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या रिएक्शंस होती है, किन को एसिड बोलेंगे, किन को बेस बोलेंगे, कैसे पता लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, केमिकल एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। ये तो मैं सब फिजिकल बता रहा हूँ कि आप फिजिकली किसी चीज़ों को देख के क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो कि हाँ ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, ठीक है। तो फिजिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। केमिकल नॉलेज तो ठीक है, एजुकेटेड लोग जो होते हैं उनको पता होता है, लेकिन यदि आप ठीक ठाक, अभी आप क्या हो 10th लेवल पे हो, तो ज़्यादा आपको डीप भी नहीं जाना है, ठीक है, और ज़्यादा आपको सरफेस पे भी नहीं रहना है, आपको बीच में रहना, मिडिल में, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा डीपली भी चीज़ को थोड़ा सा जानते हो और थोड़ा सरफेसली भी उसको चीज़ को जानते हो। आप घर में रखी किसी भी चीज़ को देख के पता लगाओ कि हाँ यार ये एसिड है, ये बेस है, क्यों है, ये अब डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है। ये मैं फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप अपने घर में देखते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनो, ये इनो होता है, वो तुम्हारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 प्लस सिट्रिक एसिड,
इसका क्या होता है, वेल प्रपोर्शन होता है। इनो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सिट्रिक एसिड का क्या होता है, वेल प्रपोर्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है इनो, कैसे काम करता है। आपके माना कि आपको एसिडिटी हो गई, ठीक है, आपको एसिडिटी हो गई। अब आप क्या कर रहे हो, कुछ न कुछ सोच रहे हो रेमेडी कि मुझे एसिडिटी मिटानी है। तो आप क्या दौड़ते हो, बाजार में दौड़ते हो, दुकान पे दौड़ते हो, आप क्या लेके आते हो, इनो लेके आते हो। ठीक है, इनो की एक पुड़ी होती है, उसको कट किया, पानी का गिलास होता है, मिक्स किया और गट 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 पी गए। और आपको जैसे बोलता है एडवर्टीजमेंट में 6 सेकंड में एसिडिटी ख़त्म। ठीक है, तो 6 सेकंड में एसिडिटी ख़त्म क्यों हो जाती है, सोचा है कभी। देखो, आप जब भी इनो को वाटर में मिलाते हो, ये आपका गिलास है वाटर का, और उसमें क्या करते हो, आप इनो को मिला देते हो। इनो को जैसे ही वाटर में मिलाते हो, ये जो कंपाउंड है इनकी रिएक्शंस होती है किसके साथ, वाटर के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप देखते होंगे कि जैसे आप गिलास में इनो डालते हो, उसमें से ऐसे बबल्स निकलने लग जाते हैं, और वो बबल्स आप फटाफट पी लेते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बबल्स की फॉर्म में अंदर स्टोमैक में कलेक्ट कर लिया। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलती है, तो आपको ऐसा फील होता है कि हाँ यार, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो ये चीज़ क्या होती है, आपकी इनो होती है, जो आप डेली लाइफ में क्या करते हो, इसको देखते हो और एसिडिटी के टाइम इसको यूज़ करते हो। तो ये चीज़ें हैं कुछ बेसिक समझ गए। अब अपन जाते हैं चैप्टर में थोड़ा सा डीप, कि क्या होता है एसिड, किसे एसिड बोलेंगे, एसिड की मेटल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड मेटल्स, इनके साथ क्या रिएक्शंस होती है, डेली लाइफ में इनका क्या यूज़ है, और मैनी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। तो कंटिन्यू विथ मी। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि अपन बात करते हैं एसिड की। ठीक है, अपन बात करेंगे एसिड की, अपन बात करेंगे बेस की। ठीक है, एसिड और बेस की बात करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज़ इंडिकेटर। हिंदी में बोले तो सूचकांक, बहुत भयंकर नाम है, सूचकांक। ठीक है, तो इंडिकेटर की बात करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम जाएंगे इंडिकेटर पर। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर, आपने बाइक चलाई होगी, अब बाइक पे आप जा रहे हो, स्ट्रेट रोड है, आप क्या कर रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो। आपको आगे पता लगा कि अरे यार मुझे राइट में जाना है, पीछे बहुत सारा आपका क्या आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, आपको राइट मुड़ना है। आप क्या करते हो, इंडिकेटर देते हो। इंडिकेटर देना आता है ना, देते हो ना, क्लास में भी देते होंगे। ठीक है, तो आप इंडिकेटर देते हो। इंडिकेटर देते, जैसे आप इंडिकेटर देते हो, पीछे की राइट साइड की आपकी लाइट जलने लग जाती है, और पीछे वाले को पता लग जाता है कि अब ये राइट में मुड़ने वाला है, तो मैं अपने व्हीकल को थोड़ा सा स्लो करूँ या थोड़ा लेफ्ट साइड रखूँ, ताकि वो ईजिली आपका राइट ले ले बिना किसी एक्सीडेंट के। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, इंडिकेटर होती है। तो ये इंडिकेटर है ना, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको इंडिकेशन तो मिलना चाहिए ना, आपको पढ़ाई का इंडिकेशन मिलना चाहिए, आपको खाने का इंडिकेटर मिलता है घर पे कि आप खाना खा लो, आ जाओ, कहाँ पे हो बच्चे सब, खाना खा लो, अच्छा खाना बनाया। आपको स्वीट्स खाने होते हैं तो आपको इंडिकेटर देना पड़ता है घर में कि आज मेरे को ये खाना है। कुछ न कुछ आप इंडिकेट करते हो चीज़ों को, तब आगे वाले को पता लगता है कि हाँ एक्चुअल में इसको ये चाहिए, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। अब इंडिकेटर का अपन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बोले, क्या इसकी डेफिनेशन होगी। तो इंडिकेटर इज़ द थिंग्स विच इंडिकेट समथिंग। समथिंग मीन्स आपका एसिड है, आपका बेस है, आपने इंडिकेटर यूज़ किया, आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, आपने एक जार दिया, इस जार में मैंने क्या किया, एक लिक्विड डाल दिया। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। अब आपको क्या करना है, इस लिक्विड को जज करना है कि क्या है। तो आप क्या करोगे, इसमें इंडिकेटर मिलाओगे।
इंडिकेटर क्या करेंगे, यहाँ तो कलर चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ फिर पीएच में चेंज करेंगे, यहाँ फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा। तो कुछ न कुछ उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी या केमिकल स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। और आपको पता लगेगा कि यार ये चेंजेज हो रहा है तो ये चीज़ है, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये चीज़ है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया कम हो गया तो ये चीज़ है। तो आपको क्या एक तरह से क्या मिल जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ है। तो वो चीज़ क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं। अब इंडिकेटर की बात आती है तो इंडिकेटर में हम दो टाइप के इंडिकेटर पढ़ेंगे। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आप क्या पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर का आपका एग्जांपल मैं बताऊं तो आपका होता है लिटमस, आपका होता है लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर क्या करता है, ये आपका मिटा देता हूं, ठीक है, इंडिकेटर हटा देता हूं, ये इंडिकेटर के मैं टाइप पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो पहला आता है आपका नेचुरल, जिसमें आपका आता है लिटमस पेपर, और आपका दूसरा आता है टर्मेरिक, ठीक है, और तीसरा आता है आपका रेड केबेस। ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जो नेचुरली आपके इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लिटमस पेपर, टर्मेरिक का हिंदी मीनिंग आप देख लीजिए, किसी को हिंदी में जानना है तो टर्मेरिक क्या होता है, हल्दी होता है। और रेड केबेस क्या होता है, लाल पत्ता गोभी। ये तो पता है ना, किसी को नहीं पता ये रेड केबेज क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाल पत्ता गोभी होता है। और टर्मेरिक किसको बोलते हैं, हल्दी को बोलते हैं। ये क्या होते हैं, आपके नेचुरल जो इन्वायरमेंट में मिलते हैं, ये नेचुरली आपके क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। दूसरे टाइप के जो इंडिकेटर आते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर का कोई एग्जांपल आपको पता है, आपको पता है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, ये बोलो, ठीक है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं इसका एग्जांपल पढ़ा है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो अपन केमिकली कुछ फॉर्मूला मिक्स करके बना देते हैं। नेचुरल क्या होते हैं, जो नेचुरली इन्वायरमेंटल में प्रेजेंट होते हैं। सिंथेटिक क्या होते हैं, जो अपन खुद बनाते हैं केमिकली कुछ फॉर्मूला एडजस्ट करके। तो इसका एग्जांपल क्या है, फिनोल्फ्थेलिन, और दूसरा एग्जांपल क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ये दो आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जो सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब अपने को क्या पढ़ना है, मेरे को ये चीज़ समझानी नहीं थी, ये तो आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि क्या से इंडिकेटर का क्या टाइप है और एग्जाम्पल क्या है इन इंडिकेटर के। मुझे तो पढ़ाना है कि एक इंडिकेटर मैं लेता हूँ, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर है, अब मैं बात करता हूँ, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, लिटमस पेपर हो गया। अब मैं लिखता हूँ एसिड, ठीक है, और एक आपका होता है बेस, ठीक है। तो एसिड होता है। अब एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को क्या करता है, लिटमस पेपर आपका ओरिजिनली जिस कलर में होता है वो किस में होता है, ब्लू में, और ब्लू को वो क्या कर देता है, रेड में। एसिड और बेस होता है वो आपके क्या करता है, जो रेड कलर में होता है लिटमस पेपर, उसको चेंज कर देता है ब्लू में, ठीक है।
एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, जो लिटमस पेपर होता है उसको चेंज कर देता है ब्लू कलर इनटू रेड कलर, और जो आपका बेस होता है वो इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट। मतलब क्या हुआ कि वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो ये इंडिकेटर होते हैं। आप क्या करोगे, आपको 2 जार दे दिए, ठीक है, कोई टेस्ट ट्यूब दे दी, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ लिक्विड मिला दिया, इसमें भी कुछ अननोन लिक्विड मैंने मिला दिया, और आपको क्या दे दिया मैंने, लिटमस पेपर दे दिए 2, ए और ये बी। ये एक लिटमस पेपर है और एक बी लिटमस पेपर है। अब मुझे चेक करना है कि किस में एसिड है और किस में बेस है। तो आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। आपने लिटमस पेपर को क्या करना है, ए में लाके डुबो देना है। बी वाले लिटमस पेपर को आपको किसी दूसरे जार में डिप कर देना है। जैसे ही आप लिटमस पेपर को डिप करोगे, लिटमस पेपर में चेंजेस होगा कलर में। अब कलर में चेंज हो रहा है और आपको पता है कि यदि एसिड हुआ और आपका लिटमस पेपर यदि यहाँ पे ब्लू से रेड हो रहा है, इसका मतलब आपको पता लग गया कि इस टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड है। और यदि आपका लिटमस पेपर रेड टू ब्लू हो गया, रेड टू ब्लू हो गया, तो आपको पता लग गया कि इसमें क्या है, बेस है। पता लग गया कि कैसे मैं फाउंड कर सकता हूँ लिटमस पेपर से एसिड और बेस को, किस में एसिड है किस में बेस है। आपको लिटमस पेपर टेस्ट ट्यूब दे दी, 2 अननोन सॉल्यूशंस आपको दे दिए, आपको डिप करके पता करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो पता लग गया आपके सामने कैसे करना है एक्सपेरिमेंट। इसको आप लैंग्वेज फॉर्म में आपका क्वेश्चन आए तो आप इसको नोट कर लीजिए, जैसा मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आपको पता लग गया कि लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर का यूज़ कैसे करते हैं, और एसिड और बेस के कारण लिटमस पेपर के कलर में क्या चेंज आता है, ये चीज़ अपन ने क्या कर दी, डिस्कस कर ली। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन एसिड और बेस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस। डेली लाइफ में आपने कुछ एसिड्स भी देखे होंगे, कुछ बेस देखे होंगे। हम उसके केमिकल फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, आपको लेमन जूस, बेकिंग सोडा, ये सब पता है। थोड़े से हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूले यहाँ पे याद करेंगे, क्योंकि पूरी रिएक्शंस एसिड और बेस पे डिपेंड कर रही है इस चैप्टर में। जब तक आपको एसिड का कोई एसिड के एग्जाम्पल नहीं पता, आपको बेस के कोई एग्जाम्पल नहीं पता, आप केमिकल रिएक्शंस कैसे करेंगे। ठीक है, आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन एसिड है कौन बेस है, साथ में इस एसिड का क्या केमिकल फॉर्मूला है, इस बेस का क्या केमिकल फॉर्मूला है, और उसके नामांकन केमिकल में जो आपको नोमेनक्लेचर है वो पता होना चाहिए। तभी आप क्या करोगे, रिएक्शंस कर पाओगे। और यदि आपको ये पता है, आपकी सारी रिएक्शंस ऐसे हो जाएगी। देखते हैं, पहले अपन एग्जांपल नोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ एसिड का, HCl। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये आपको पता होना चाहिए HCl, इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक जनरली जो चैप्टर में बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है वो है H2SO4, बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है। हर जगह इन दोनों के आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर एसिड और बेस में इन दोनों को ही यूज़ किया जाता है नॉर्मल अपन जब बात करें रिएक्शंस की। तो ये दो तो आपको याद होने चाहिए। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको हेलोजन पता है, हेलोजन क्या आपको नाम पता है, हेलोजन क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप बस जान लीजिए कि हेलोजन होते कौन कौन से हैं।
आपका एक हेलोजन टाइप होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 आपके क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। और इन हेलोजेंस को S के साथ, इन हेलोजेंस को H के साथ लिख दीजिए, आपके सारे क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। हो गई ना ट्रिक, आपको ज़्यादा याद रखना ही नहीं है। इस H को इनके साथ जोड़ दीजिए, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसा मैंने ऊपर लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हटा देता हूँ, बाद में लिखेंगे इसको। ये आपके सारे क्या हो गए, एसिड हो गया। एक और कॉमन एसिड अभी मैंने आपको बताया था अभी पीछे, सिरका। सिरका का क्या था फॉर्मूला था, एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये आपका क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एक और एसिड होता है जो जनरली याद कर लेना, H2CO3, H2CO3। तो ये कुछ एसिड थे, एग्जाम्पल थे जो आप नोट कर सकते हो, इनको आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद जरूरी है इस चैप्टर में। ये याद नहीं होंगे तब तक आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, और फॉर्मूला नहीं पता है तो आप केमिकल रिएक्शंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, अभी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेस के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए बेस के एग्जाम्पल। बेस के एग्जाम्पल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, KOH, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, कुछ बेस हो गए। बेस वो होंगे जिनमें OH होगा, OH। क्यों, क्योंकि एसिड में क्या होते हैं, एसिड की जब भी बात करते हैं उसमें क्या आता है, H+ आता है, और बेस की जब भी बात करें तो उसमें क्या आएगा, OH- आएगा। तो जिनमें H+ है वो एसिड होंगे, जिनमें OH- आयन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आपका क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये आपके क्या हो जाएंगे, बेस के एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल इसकी का ले लो, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, और एक तुम्हारा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो फॉर्मूले बस याद कर लेना, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये आगे अपन चैप्टर में देखेंगे कि कहाँ यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम होता है, बस याद कर लेना, सोडियम अलग से सोडियम कार्बोनेट, और ये तुम्हारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दिख रहा है ना, सोडियम ये बाइकार्बोनेट लिखा है। ठीक है, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये आपका हो गया बेस और एसिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, नाम आपको ध्यान होना चाहिए, इसका क्या है,
बहुत ज़रूरी है, ये चैप्टर में आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या आती है, बहुत ज़रूरी है। एक होते हैं इंडिकेटर में, एक और टाइप होता है, एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, ऐसे ही याद आ गया तो अपन पढ़ लेते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। दीज आर सम सब्सटेंस, दीज आर सम substances order is changed in acidic और बेसिक मीडियम। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मैंने आपको दो इंडिकेटर बताए थे, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। ठीक है, अब आप क्या आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या लिखी डेफिनेशन पढ़ी, दीज आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर इज चेंज्ड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको किसी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में आप मिला दोगे तो उसकी ऑर्डर, उसकी गंध, उसकी स्मेल जो रहती है ना, वो चेंज हो जाती है और आपको पता लगेगा कि क्या चीज़, आप किस चीज़ में आपने इसको डिप किया। तो ये ऑर्डर जो है वो आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपने इसको जो जिसमें डिप किया है वो एसिड है या बेस है। इसका मतलब आपको पता लग रहा है ना, एसिड, जिस चीज़ से पता लग जाए कि ये एसिड है और ये बेस है, वही तो क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर से पता लग रहा है, इसमें ऑर्डर से पता लग रहा है कि वो एसिड है या बेस मीडियम है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, ऐसे ही याद आ गया तो बता दिया। शायद आपके बुक में दे रखा है, एक बॉक्स बना के दे रखा है, तो आप देख लीजिए, वहाँ पे लिखा है सब, मैंने समझा भी दिया आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये एग्जांपल हटा देता हूँ। ठीक है, अब अपन करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। अपनी एक हेडिंग डाल दीजिए पहले कि रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। ये आपकी हेडिंग है, हेडिंग डाल दीजिए और अपना दिमाग को क्या कर दीजिए, कंसंट्रेट कर दीजिए, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप इस एक्सपेरिमेंट से ही जज कर सकते हैं, आपको आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने ये हेडिंग लिखाई है, ये पूरा इस एक्सपेरिमेंट से हो जाएगा। आपको क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, आपको मैं एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटर्स बता देता हूँ। ये आपका क्या है, स्टैंड है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब को रखिए। समझ में आ रहा है ना, ये आपकी क्या है, टेस्ट ट्यूब है। और इस टेस्ट ट्यूब को मैंने क्या किया, ये आपका होता है कॉर्क। कॉर्क से क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। मुझे क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशंस डालना है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन डालना है, डाइल्यूट H2SO4।
ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 मैंने क्या कर दिया इसमें 5 ml सॉल्यूशंस मैंने क्या कर दिया इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है मुझे, क्या करना है मेटल के साथ, मैंने क्या किया एसिड और बेस की रिएक्शंस करवानी मेटल के साथ, तो मैंने क्या किया एसिड डाल दिया H2SO4 इन दी टेस्ट ट्यूब, खत्म। आ जाओ मेटल पे, मैंने क्या किया इसमें कुछ जिंक के कुछ मैंने क्या किए पीस डाल दिए, पीसेस ऑफ जिंक दैट इज Zn। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, मैंने जिंक के क्या कर दिए पीसेस डाल दिए, ठीक है। मैंने क्या किया एक डिलीवरी पाइप को क्या किया मैंने कनेक्ट कर दिया टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। इस डिलीवरी पाइप को मैंने क्या कर दिया टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, और इस डिलीवरी पाइप को मैंने एक जार एक सिलेंडरिंग मेजरिंग सिलेंडर में कनेक्ट कर दिया, और इस सिलेंडर में या मेजरिंग जो आपका बाउल दिख रहा है मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें सॉप का सॉल्यूशंस डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये आपका स्टैंड हो गया, ये आपके पीसेस ऑफ जिंक हो गए, ठीक है। और एक चीज़ है मैं बाद में बताऊंगा कि क्या होता है इसमें, पहले आप डायग्राम नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई, और ये Zn जिंक के पीसेस हो गए, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो एक्सपेरिमेंट को समझो, मैंने एक सेटअप तैयार किया स्टैंड पाइप में मैंने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, मैंने क्या किया उसमें डाइल्यूट H2SO4 5 ml का सॉल्यूशन डाल दिया। उस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया जिंक पीसेस ऑफ जिंक डाल दिया। अब मैंने जिंक और H2SO4 क्यों लिया, आपकी हेडिंग देखो रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, तो मैंने क्या किया एक एसिड को उठा के डाल दिया, मैंने एक क्या किया कोई भी एक मेटल था उसको मैंने उठा के डाल दिया। आपका मेटल क्या है जिंक है, आपका एसिड क्या है H2SO4, खत्म। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैंने H2SO4 क्यों लिया, मैंने जिंक क्यों लिया, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट है हेडिंग की। अब देखो क्या रिएक्शंस होती है, जैसे ही एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जैसे आप जिंक के इसमें क्या डालते हो पीसेस डालते हो, तो यहाँ से एक गैस निकलती है, ये गैस आपके डिलीवरी पाइप से होते हुए सॉफ्ट सॉल्यूशन में एंटर करती है, और वहाँ से ये बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। और यदि आपने यहाँ पे कैंडल जला दिया तो आपको आवाज़ आती है पॉपअप की, एक पॉपअप आपको सुनने को मिलता है, ऐसे पॉपअप एकदम फटफट की आवाज़ आती है, ठीक है। तो आपको फटफट की आवाज़ आती है पॉपअप। ये चीज़ आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, अब आपको जज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इस एक्सपेरिमेंट से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, पहली चीज़ कि मैंने जिंक और H2SO4 को यहीं क्यों डाला, मैंने एसिड और मेटल की रिएक्शंस करवानी थी, इसीलिए मैंने क्या किया H2SO4 जिंक को क्या किया सिलेक्ट किया, डाउट खत्म कि मैंने H2SO4 जिंक क्यों लिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस निकल रही है, तो आपको मैं रिएक्शंस करके बताता हूँ, ये रिएक्शंस होगी, वो रिएक्शंस में आपको बताऊँगा, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शंस होती है किसके, जिंक और H2SO4 के, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ से आपकी बबल्स की फॉर्म में क्या निकलती है, बाहर निकलती है। पता लग गया। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सी गैस निकलती है, तो वो कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इस डिलीवरी पाइप से क्या आती है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में एंटर करती है। अब सॉफ्ट सॉल्यूशन में एंटर करती है तो ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन से ये बाहर निकलेगी, तो ये क्या होंगे, ये होंगे बबल ऑफ
बबल ऑफ सॉप विथ हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के साथ आपके सॉप्स के क्या निकले, सॉप के बबल्स निकले। और जब आप इसको बर्नट करवाते हो, इसको कैंडल के साथ रखते हो, तो पॉपअप की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि ये गैस क्या होती है, बर्नट होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझा दी कि यहाँ से इसकी रिएक्शंस होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस डिलीवरी पाइप से सॉप सॉल्यूशन में जाती है, सॉप सॉल्यूशन से बाहर ये बबल्स की फॉर्म में सॉप के साथ बाहर निकलती है। जब आप उसमें कैंडल रखते हैं तो पॉपअप की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ एक्चुअल में क्या होती है इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो अभी अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन पे आ जाओ। एसिड और मेटल की, अपने को एसिड और मेटल की केमिकल रिएक्शंस समझ में आनी चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल आपका जब रिएक्ट करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपकी लैंग्वेज की फॉर्म में मेटल की एसिड के साथ क्या होगी, रिएक्शंस होगी। समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट में अपन ने एसिड लिया था और मेटल लिया था, उसकी रिएक्शन करवाई थी, आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब देखो एसिड में मैंने क्या लिया था, H2SO4। मेटल में मैंने क्या लिया था, जिंक लिया था, Zn। रिएक्शंस हो गई तो रिएक्शंस में क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस H2। मैंने बोला था कि जो गैस निकलती है वो आपकी क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। पता लग गया कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मैंने क्यों बोला था कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गया कि हाइड्रोजन गैस ही क्यों निकलेगी, क्यों, क्योंकि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल क्या करता है, H2 को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और SO4 मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बना देता है। ये आपका है सॉल्ट और ये आपकी हाइड्रोजन गैस, ये आपका मेटल और ये आपका एसिड। समझ में आ गया चीज़ क्या होती है। ये चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया था और यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लेके मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में ये क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तो मैंने क्या समझा था कि एसिड प्लस आपका मेटल, और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या बनता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बेस भी लेना पड़ेगा कि बेस के साथ क्या होता है, तो मैं लेता हूँ बेस प्लस मेटल। आपका क्या बनेगा, बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो पहले आप इसको वर्ड के फॉर्मेट में लिखिए, उसके साथ आप क्या लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, आपको वो आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा माना जाता है। तो आप बेस का एक एग्जांपल मैंने बताया था, याद कीजिए, मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। मैंने ले लिया NaOH, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, Zn के साथ रिएक्शन करता हूँ। तो Zn के साथ जब भी मैं रिएक्शन करूँगा तो ये आपका बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। ये आपका क्या है, सॉल्ट है, बन गया। ये वर्ड फॉर्मेट में आपकी इक्वेशंस हो गई और ये आपकी हो गई इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इजी है, नॉर्मल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप आ जाइए
आ जाइए, रिएक्शंस बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। विथ एसिड। ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, तो ये आपका जब करते हो मेटल आपका जो होता है वो मेटल आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, मेटल आपका मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो किससे रिएक्शन करते हैं? एसिड के साथ रिएक्शन करके, और आपका कुछ प्रोडक्ट बनता है, और वो बनता है जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए आप Na2SO4। आप मेटल कार्बोनेट लीजिए, तो मेटल कार्बोनेट में Na2CO3। ये आपका क्या करता है, कोई भी आप क्या लीजिए, एसिड ले लीजिए, तो मैंने क्या ले लिया, HCl ले लिया। मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na2CO3। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल Na2CO3, कोई भी आप ले सकते हैं। Na2CO3 मैंने ले लिया मेटल, और उसकी मुझे रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ। एक मुझे लेना है मेटल बाइकार्बोनेट, मैं इसी का ले लेता हूँ, मेटल बाइकार्बोनेट NaSCO3, और उसकी मुझे क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है HCl के साथ। ये आपका क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। इसमें भी तुम्हारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। समझ गए? ये आपका है मेटल कार्बोनेट Na2CO3, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्या है, मेटल है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड में मैंने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करके आपका बन रहा है सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट, H2O दैट इज वाटर, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ कि आपका एक वर्ड फॉर्मेट में मैं लिखूं एक शॉर्ट, तो आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, कोई भी हो सकता है कंपाउंड, तो मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है आपका, क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। आपका क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और आपका क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी क्या होगी, वर्ड में इक्वेशंस। ठीक है, इसको आप बॉक्स में क्या कर दीजिए, बंद कीजिए। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, ये चीज़ थी मेटल कार्बोनेट की, मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ना नहीं आ रही ना, समझ में तो आ रहा है ना सब? बाकी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, क्वेश्चंस लगाइए हमेशा। विज्ञान या आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे ना, आपको उतनी दिक्कत कम आएगी, आपको चैप्टर भी उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक आपको चैप्टर का फील नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन हेडिंग डाल देते हैं रेड पेन से, एसिड एंड बेस रिएक्शन विथ ईच अदर। ये आपकी हेडिंग हो गई।
ठीक है। अब देखो एसिड और बेस की मुझे क्या करनी है, रिएक्शंस करवा रही है ईच अदर। ठीक है, एसिड के मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, बेस के भी आपको मैंने क्या किए, बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, तो आपके एसिड के एग्जांपल मैंने बता दिए, बेस के एग्जांपल बता दिए। अब आपके काम आएंगे कि इनकी आपस में रिएक्शंस क्या होती है और रिएक्शंस से आपको क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, एसिड आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये जब बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नलिफाइड कर देते हैं। क्या मतलब है, एक शॉर्ट लिख दीजिए आप, दे नलिफाइड the effect of each others। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नलिफाई कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। ठीक है, अब जब भी बेस और एसिड की रिएक्शंस होती है तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एसिड, मैं वर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, एसिड प्लस बेस जब आपके रिएक्शंस करते हैं, एसिड और बेस जब आपके रिएक्शन करते हैं तो आपके क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये वर्ड फॉर्मेट में आपकी क्वेश्चन होगी। अब एसिड का एक एग्जांपल ले लीजिए, एसिड का एग्जांपल मैंने बहुत बताया, आप एग्जांपल ले लिए HCl। बेस का एग्जांपल ले लीजिए NaOH। ये रिएक्शंस कर रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, NaCl बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो पता लग गया ना कि ये एसिड ये बेस रिएक्शन करके ये क्या बना रहा है, NaCl सॉल्ट है, ये आपको पता है। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शंस होती है तो वो क्या करते हैं, नलिफाइड कर देते हैं इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और क्या मेक करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। पता लगा कि जब आप में एसिडिटी होती है तो आप क्या लेते हो, बेस लेते हो। क्यों लेते हैं, जब एसिडिटी होती है आपके, तो मैंने बताया था कि आप सोडा लेते हो, इनो पीते हो, वो जो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। आप बेस लेते हो, क्यों बेस लेते हो, क्योंकि वे क्या करते हैं, एसिडिटी को क्या करेगा, यदि आपने जैसे ही एसिडिटी हुई आपने बेस लिया, वो नलिफाइड कर देगा इफेक्ट ऑफ बेस, और आपको राहत महसूस होगी। समझे, क्या समझे, कैसे हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ समझ गए, समझ में आए तो ही हाँ में हाँ मिलाना है, वरना बोल देना कि सर समझ में नहीं आया। आपको 2 बार बताएंगे, आपको 3 बार बताएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, आपको टेलीग्राम में भी मैसेज करोगे तो वहाँ भी आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पूछो, लेकिन चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसको लिख नहीं पाओगे, आपको रटना पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी चीज़ रटो। ठीक है, अब मैंने इंडिकेटर बताया था, इंडिकेटर मैंने क्या बताया था, सिंथेटिक, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वापस लेके आ रहा हूँ। सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर में मैंने एक एग्जांपल बताया था, फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन। अब फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर होता है और ये किस तरह से वर्क करता है वो चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिनोल्फ्थेलिन की बात करूँ तो फिनोल्फ्थेलिन क्या होता है, पहली चीज़ एसिड बेस इंडिकेटर। आप फिनोल्फ्थेलिन के बारे में लिखोगे तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, एसिड बेस इंडिकेटर होता है।
ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या लिखोगे, दूसरी चीज़ आप लिखोगे कि कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तीसरा चीज़ आप क्या लिखोगे, पिंक कलर, पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। तो पिंक ये होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ठीक है। फिनोप्थेलिन होता है। अब फिनोप्थेलिन क्या होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम और पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। ये 4 पॉइंट आपको क्या करना है, लिखने हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, दूसरा पॉइंट एसिड बेस इंडिकेटर होता है, तीसरा पॉइंट कलरलेस इन एसिडिक मीडियम और पिंक कलर होता है इन बेसिक मीडियम। ये चीज़ें आपको फिनोप्थेलिन के बारे में लिखनी है, ठीक है। अब अपना एक और रिएक्शंस बच गई, रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है। हेडिंग क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक एसिड मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है। ये चीज़ है। अब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो चीज़ डिस्कस करते हैं। आपको जब भी किसी भी चीज़ की रिएक्शन चाहिए ना, तो आप 2 चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, दूसरा हेडिंग में क्या है, एसिड है। मुझे क्या करना है, इनकी रिएक्शंस करवानी। बहुत इजी है। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है मेटेलिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल कोई भी ले लीजिए आपके अपने दिमाग से, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड ले लीजिए, मतलब उसमें मेटल होना चाहिए और मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, मतलब मेटल और ऑक्सीजन दोनों होने चाहिए। मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है कि नहीं होता है। कॉपर के साथ मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाई तो कॉपर ऑक्साइड बना कि नहीं बना। मैंने चैप्टर 1 में भी ये कैसे बनता है बताया था। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर +2 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है। तो मैंने बताया था कि ये वाला चैप्टर 1 में देख लेना, ये वाला यहाँ जाता है, ये वाला यहाँ जाता है, तो आपका बन जाता है कॉपर ऑक्साइड CuO। कैसे बना ये मैंने चैप्टर 1 में बताया था, कोई दिक्कत नहीं। कैसे मेटेलिक ऑक्साइड बनाना ये हमें पता है, ठीक है। आपका ये मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, हेडिंग में आप देख रहे होंगे एसिड है। एसिड का एग्जांपल तो अभी अपन ने बहुत देखे, क्या है, HCl। मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया मैंने एसिड का एग्जांपल ले लिया कोई भी। इसको क्या करवाना है, रिएक्शंस करवानी है। देख के कुछ जज हो रहा है, क्या बनेगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि CuCl बन जाएगा, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि CuCl2 भी हो सकता है, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि CuCl3 बन गया हो, तो क्या पता, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि CuCl बनता है कि नहीं बनता है, CuCl2 बनता है कि नहीं बनता है, CuCl3 बनता है कि नहीं बनता है, ये चीज़ आपको नहीं पता है। अब मैंने अभी आप बताया था, अभी जस्ट पहले बताया था कि कॉपर क्या होता है, +2 होता है। और क्लोरीन मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि क्या होता है, क्लोरीन -1 होता है। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड को क्या करो, इंटरचेंज करो। क्लोरीन का मैग्नीट्यूड जो आयन का मैग्नीट्यूड है उसको यहाँ ले जाओ, और कॉपर के मैग्नीट्यूड को आप यहाँ ले आओ। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्या बना, Cu1 और Cl2। 1 का कोई सेंस है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपका बन गया CuCl2। ये गलत है, नहीं बनता, ये गलत है, नहीं बनता, बचा क्या, CuCl2। तो आप CuCl2 को क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो, बन गया CuCl2। दूसरा इसमें क्या बचा, Cu निकल गया, Cl निकल गया, H और O बना, H और O से क्या बनेगा, आपका वाटर बन जाएगा।
ख़त्म रिएक्शंस। लिख दो वर्ड फॉर्मेट में, क्या लिखना है? मेटल ऑक्साइड लिखो। मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या बना रहा है? CuCl2, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। खत्म। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। इक्वेशंस खत्म। आपको फटाफट शॉर्ट में आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। आपको पूरा हेडिंग पता होना चाहिए, हेडिंग में क्या चीज़ है, और आप उससे क्या जज करो, फॉर्मूला बनाओ, इक्वेशंस लिखो, ख़त्म। बस ज़्यादा थ्योरी रटने की कोशिश मत करो। आप थ्योरी हमेशा चीज़ों को देख के बनाओ। ये इक्वेशंस थी, इनको देख के आप क्या कर सकते हो? थ्योरी बना सकते हो कि वी टेक ए कॉपर ऑक्साइड एंड देन वी रिएक्ट विथ एसिड एंड मेक ए सॉल्ट एंड वाटर। तो आप थ्योरी में लिख सकते हो। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मेट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या होता है। आपको एग्जाम्पल पे बोर्ड में फोकस देना। आप जब तक आपका क्वेश्चंस में एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। अब आ जाओ रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ, ये हो गया आपका बीच में आ रहा है विथ रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक एसिड विथ बेस। ठीक है, ये हेडिंग है आपकी, बुक में देख लेना, यही होगी शायद। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, बुक में देख लेना, यही है शायद, बेस के साथ रिएक्शन की वो हेडिंग है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेस ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, किसी के साथ कोई भी आप हेडिंग लिख दीजिए। हम नॉन मेटेलिक एसिड विथ बेस, नॉन मेटेलिक एसिड विथ एसिड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ सॉल्ट, जो भी। तो यदि किसी चीज़ की रिएक्शन होती है तो वहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या होगा? मेटल, ये कॉपर, ये एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, Ag, Au, ये सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। आपको क्या लेना है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल किसी को पता है? अरे रेस्पिरेशन करते हो, सांस तो लेते हो ना, कि सांस लेना छोड़ दिया? नहीं, सांस लेना आप नहीं छोड़ सकते, आपकी सांसें चलती रहेगी। ठीक है, सांसें चलना बहुत ज़रूरी है। सांसें नहीं चलेगी तो फिर क्या काम का ये मेटेलिक ऑक्साइड बेस? सांस लेते हो, रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन में आप क्या चीज़ करते हो? आप O2 को क्या करते हो? इनहेल करते हो। CO2 को क्या करते हो? एक्सहेल करते हो, दैट इज CO2। CO2 इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन मेटल नहीं है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? CO2, दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। आपको पता होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड कौन से है। मैंने आपको बताया था, मेटेलिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। अब ये सर ये कैसे बन गया? यहाँ तो एक आ रहा था कॉपर जिंक, यहाँ पे सोडियम 2 आ गया। मैंने बताया था कि सोडियम क्या होता है? +1 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? -2 होता है। ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो क्या बन गया? Na2 सोडियम ऑक्साइड बन गया, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये सब क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। अपने को क्या लेना है? अपने को लेना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, अपने को लेना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो मैंने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का CO2 एग्जाम्पल ले लिया। देखो हेडिंग देखो, रिएक्शंस किसके साथ करानी है? रिएक्शंस आपको करवानी है बेस के साथ। अब बेस का एग्जाम्पल लो, मैंने बेस का एग्जाम्पल ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें OH ग्रुप होता है वो क्या होता है? बेस होता है। जिसमें H+ ग्रुप होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। ये हो गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस ही तो करवानी है, सोचो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर सॉरी, कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, हो सकता है कुछ बन जाए।
हो सकता है कि इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाए, तो ये भी हो सकता है। बताइए क्या होगा। नहीं पता। यहाँ बनेगा आपका CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस आपका क्या बन जाएगा? H2O। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? ये आपका होता है वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT। ये आपका क्या होता है? वाइट PPT होता है। ठीक है, रेड कलर से लिख रहा हूँ, दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है, वाइट PPT, ये आपका वाइट PPT होता है। तो जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बन जाएगा? वाइट PPT कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आपने एक इक्वेशंस आपकी चैप्टर में होगी कि जब ये इक्वेशंस है ना, इस इक्वेशंस में मैं यदि इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ बहुत ज़्यादा, मैंने CO2 की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कर दिया, तो अब आपका क्या बनेगा? इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। मैंने CO2 को कुछ कम क्वांटिटी में यूज़ किया तो मेरी ये इक्वेशंस बन गई थी, ये सही इक्वेशंस है। अब ये पूछ सकता है ना कि CO2 की क्वांटिटी को मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, अब यदि बहुत ज़्यादा कर दिया तो क्या बनेगा? देखिए, CaCO3 आपका बन गया, उसमें फिर आपका CO2 से जब रिएक्शंस होगी, जब आपका CO2 बहुत ज़्यादा है तो ये CO2 की प्रेजेंस में, सॉरी, आपका क्या बन गया? CaCO3 बन गया था और H2O बन गया था। ठीक है, अब CO2 की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, CO2 बहुत ज़्यादा है तो ये रिएक्शंस और आगे बढ़ेगी और आपका बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके चैप्टर में दे रखी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने क्या बोला कि मैंने CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को मैंने क्या किया? रिएक्शन करवाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैंने रिएक्शंस करवाई तो आपका क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया। ये भी हो सकता है कि यदि मैं इसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कर दूं, यदि CO2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ये रिएक्शन आगे और फॉरवर्ड होगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो ये आपके चैप्टर में दे रखी है और ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, ये इक्वेशंस और ये आगे की फॉरवर्ड इक्वेशंस। तो ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, बार बार लिखो। आप इक्वेशंस को हमेशा कॉपी पे लिखो, आप ऐसे पढ़ो मत। आपने बुक उठा ली, पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आपको क्या करो, आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, आप पढ़ लिया, अब आप इसको क्या करो, बार बार कॉपी पे लिखो। शायद गलत लिखो लेकिन लिखो और खुद सोचो कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। आप नए नए प्रोडक्ट यहाँ पे बना के देखो, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता, यही बनेगा, ये गलत प्रोडक्ट है, ये सही प्रोडक्ट है। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। सबसे बेटर, सबसे मस्त तरीका आपको मैं बताऊँ याद करने का केमिकल रिएक्शंस, आप कॉपी पे लिखो। जब तक आप कॉपी पे बार बार केमिकल इक्वेशंस को नहीं लिखोगे, आपको याद नहीं होगी ये रिएक्शंस याद नहीं होगी। आप बार बार इसको लिखो और इसको बैलेंस करो। मैंने बैलेंसिंग चैप्टर में सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने उसमें आपको बैलेंसिंग सिखाई थी और इन रिएक्शंस को आप बैलेंस करके देखो तो आपको इक्वेशंस, आपको दो फायदे होंगे, आपको इक्वेशंस भी याद हो जाएगी और आपकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप अपने घर पे करो, कॉपी पे बार बार लिखो, रफ कॉपी को भर दो, कोई दिक्कत नहीं खरीद लेंगे, लेकिन आप बार बार कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्शंस। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पार्ट 2 में, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम आगे इस चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है।